नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को संवैधानिक विकास 1858 से 1909 तक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भारत में एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा और उसी अंग्रेज़ों के शासन में ही भारत के लिए संविधान बनाने की एक तरीके से शुरुआत हम मान सकते हैं। भारत में जो लिखित संविधान की नींव हम माने, उसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मान सकते हैं। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिए बिना कंपनी के मामलों व प्रशासन पर नियंत्रण रखना प्रारंभ कर दिया था। यह एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा गया था। तो जब कंपनी द्वारा सरकार से ऋण मांगा गया तो उन्होंने उसके बदले में कंपनी के मामलों व प्रशासन पर नियंत्रण रखना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ से शुरुआत मान सकते हैं भारत में संवैधानिक विकास की। इस एक्ट के द्वारा फिर आगे चल कर के 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कई बार प्रश्न आता है, तो उसकी शुरुआत 1774 में की गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। तो जो बंगाल में गवर्नर था, उन्हें गवर्नर जनरल का एक नया नाम दिया गया। हालांकि ये अभी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था, उसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई। तो ये बातें रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कह सकते हैं कि लागू की गई। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग। व्यापार करने तो भारत में आए ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपना राज भी यहाँ पे स्थापित कर लिया था। तो दोनों कामों को अलग अलग कर लिया गया और दोनों के लिए अलग अलग उनके द्वारा बोर्ड अंग्रेज़ सरकार द्वारा बैठाए गए। एक जो संचालक मंडल था वो 24 सदस्यीय, उसमें उसका कार्य था व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रखना। तो कंपनी के जितने भी व्यापारिक मामले थे उस पर नियंत्रण रखने के लिए संचालक मंडल की स्थापना। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शासन संबंधी मामलों पर नियंत्रण हेतु एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उनके द्वारा। तो कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग इसमें कर दिया गया। तो यह था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे आते हैं 1793 में। इसका जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार करने की अवधि 20 वर्ष इसमें बढ़ा दी गई। अब हालांकि जो आगे जो एक्ट आने वाले हैं 1858, फिर 1909, फिर 1919, फिर कह सकते हैं 1935 का अधिनियम, लेकिन उस दौरान बीच में जो छोटे छोटे अधिनियम आए थे वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो 1793 के एक्ट द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार करने की अवधि को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार, जो भारत में सिर्फ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कह सकते हैं कि व्यापार
कर सकती थी तो उसको समाप्त कर दिया गया। अब दूसरी कंपनियां भी वहाँ की यहाँ पे व्यापार करने के लिहाज से आ सकती थी। तो ये 1813 में उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल भी होने लगा। तो संपूर्ण भारत का एक तरीके से कह सकते हैं इसको एकाधिकार अब गवर्नर जनरल को मिलने लगा और पूरे भारत में ही उसका शासन चलने लगा। तो 1833 का अधिनियम बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति भी की गई और विधि सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को। मैकाले का नाम आपने सुना होगा। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो सालों तक भारत में चलती रही। तो लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। ये 1833 का अधिनियम था। उसके बाद आते हैं 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। एक विधानमंडल की स्थापना प्रथम बार इसमें की गई। कह सकते हैं कि विधानमंडल की जो शुरुआत है वो इसके द्वारा हुई। विधायी व कार्यकारी परिषद इसमें अलग अलग की गई। तो विधायिका के कार्यों के लिए व कार्यकारी जो कह सकते हैं कार्यपालिका परिषद, वो इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग किया गया। तो विधानमंडल की स्थापना 1853 के एक्ट के द्वारा की गई। इसके बाद आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। जब 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के दौरान यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी पर संकट के बादल आए तो उसने ब्रिटेन से सहायता मांगी। तो ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ में मिलकर के यहाँ पे दमन किया। तो उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने फिर कंपनी के शासन का भारत में अंत कर दिया और उसको अपने अधीन यहाँ पे ले लिया और इसमें जो कई सारी नई चीज़ें उनके द्वारा लागू की गई, जिनमें प्रथम है भारत सचिव पद की उत्पत्ति। भारत सचिव के नाम से एक नया पद यहाँ पे क्रिएट किया गया जिसमें समस्त शक्तियों को इसमें निहित कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल तो पहले से हुआ करते थे और उनके साथ साथ में एक नया और पद आया भारत सचिव। ये जो भारत सचिव था उसको भारत में राजस्व से संबंधित अधिकार दिए गए और ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य होता था और कैबिनेट के प्रति ही हम यह कह सकते हैं वहाँ की जो संसद है पार्लियामेंट, उसके प्रति वो उत्तरदायी हुआ करता था। तो ये था भारत सचिव। अब इसके साथ ही गवर्नर जनरल जो भारत में अभी भी शासन व्यवस्था के प्रमुख थे, उन्हें अब द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। तो गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। जब वो रियासतों से संबंधित कामकाज देखते थे तब उन्हें वायसराय के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश प्रांतों का जब कार्यकाल देखते थे, उनका काम देखते थे, तो उन्हें गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। तो एक ही आदमी, गवर्नर जनरल भी वही और वायसराय भी वही। तो ये अलग अलग पदनाम उन्हें दिए गए। यहाँ ये बात भारत सचिव भले ही एक पर्सन आता है कि वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, लेकिन उसका वेतन जो है वो भारत पर ही भारित कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। भारत में ये बात मैंने बता दी, भारत में राजस्व से संबंधित अधिकार भारत सचिव उसके परिषद को दिए गए और ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य हुआ करता था। आगे आते हैं 1861 व 1892 के अधिनियम। 1861 भारत में प्रथम बार विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। विभागीय प्रणाली का मतलब है कि जो पोर्टफोलियो है वो इसमें लागू किया गया। मंत्रिमंडल का प्रारंभ इसमें हो गया कि ये विभाग फला मंत्री को दिया जाता है और ये विभाग इस मंत्री को दिया जाता है। तो इस प्रणाली की शुरुआत भारत में प्रथम बार 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई।
दूसरी बात, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य संख्या जो है वो 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई और एक सदस्य इसमें जो है वो वित्त विशेषज्ञ के रूप में जोड़ दिया गया। तीसरी बात, वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि परिषद में कम से कम 6 व अधिकतम 12 सदस्य वो रख सकता है और इनमें 3 सदस्य जो भारतीय हो सकते हैं उनका मनोनयन वो कर सकता था। तो वायसराय को अधिकार ये दिया गया। इसी के साथ वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जो आज हम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत अध्यादेश का नाम सुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उन अध्यादेश की मान्यता 6 माह तक अधिकतम रहती है। तो वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रथम बार 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसी के साथ बंगाल व मद्रास की सरकारों को व्यवस्थापन का अधिकार दिया गया। तो व्यवस्थापन करने का अधिकार भी व्यवस्थापिका होने के नाते उनको दिया गया। तो ये 1861 का अधिनियम। अब आते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के को कम से कम 10, जैसे उसमें पहले वाले में कम से कम 6 था, यहाँ पे 10 व अधिकतम 12 की जगह 16 सदस्यों को कार्यकारिणी में रखने का अधिकार दिया गया। इसी के साथ विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार व बजट पर बहस में भाग लेने का अधिकार इसमें दिया गया। तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार अभी उन्हें नहीं था। बजट पर सिर्फ उन्हें बहस करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया, लेकिन जो पूरक प्रश्न पूछना है उसका अधिकार अभी इसमें नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से जहां 1861 में कह सकते हैं हम कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, उसी प्रकार 1892 के अधिनियम में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हम मान सकते हैं, क्योंकि सदस्यों को प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार इसमें मिल रहा है। इसी के साथ गवर्नर जनरल की स्वीकृति से प्रांतीय विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार इसमें दिया गया। तो ये था 1892 का अधिनियम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछते हैं वो है संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ इससे माना जाता है। इसी प्रकार 1861 का जो अधिनियम है उसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, और मार्ले जो थे वो थे राज्य सचिव। तो इसे संयुक्त रूप से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके प्रमुख जो इसमें अधिनियम में जो बातें थी वो इस प्रकार है। प्रथम है, विधान परिषदों के गठन में इसमें परिवर्तन किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। जो सदस्य संख्या जो सीमित हुआ करती थी उसको बढ़ाने की बात इसमें कही गई। केंद्रीय जो विधानमंडल है उसके अंदर 16 से बढ़ा करके 60, और मद्रास, यूपी, ये जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनकी बात हो रही है। मद्रास, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल, उड़ीसा व बिहार में जहाँ 20 थी संख्या पहले, उसको बढ़ा करके 50 इसमें किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें हुई, निर्वाचन व्यवस्था। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें स्वीकार की गई। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचन प्रणाली की इसमें शुरुआत हुई। नगर पालिकाएँ, जमींदार, विश्वविद्यालय आदि को चुनाव क्षेत्र घोषित किया गया। तो प्रत्यक्ष रूप से आम जनता की भले ही भागीदारी नहीं हो रही हो, लेकिन निर्वाचन व्यवस्था की इसमें शुरुआत हो गई। तो जहाँ पहले ज़्यादातर सदस्यों का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी द्वारा मनोनयन किया जाता था, उसके स्थान पर अब नगर पालिकाओं या जमींदारों के द्वारा या विश्वविद्यालयों के द्वारा उनका निर्वाचन करने का कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे आरंभ होता है। तीसरी बात, केंद्रीय विधान परिषद में जो सरकारी बहुमत है वो अभी भी है मौजूद। 37 सरकारी सदस्य व 23 जो है वो गैर सरकारी सदस्य। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सरकार का ही बहुमत माना गया। प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार गैर सरकारी बहुमत। तो पहली बार यहाँ पे प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत यहाँ पे आता है 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो गैर सरकारी अधिनियम जब आया तो कह सकते हैं हम कि उस पर गवर्नर जनरल की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगा और सदस्यों को ज़्यादा अधिकार उनको मिले। पांचवा जो इसमें बात कही गई, पांचवी बात वो है विधान परिषदों की
शक्तियों में वृद्धि की गई इसके द्वारा, और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का और बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। तो पिछले में जो अधिनियम था उसके अंदर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उसमें नहीं था। तो पूरक प्रश्न पूछना यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न उस पर पूछना, उसका अधिकार जो है 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। और अंतिम इसकी बात करें विशेषताओं की, तो वह है मताधिकार में परिवर्तन। तो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बात, जो सीधा प्रश्न इस पे पूछा जाता है, वो है मताधिकार में परिवर्तन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को भारत के विभाजन के लिए एक तरीके से इसको मानते हैं कि एक नींव हम इसे मान सकते हैं, एक शुरुआत इसे मान सकते हैं। इसके द्वारा सीमित व भेदभावपूर्ण मताधिकार की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो भारत के अंदर ही भारतीयों में विभाजन की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा हम मानते हैं। उन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा शुरू की। तो ये एक नई शुरुआत हुई, और फिर उसका नतीजा जो है हमें 1947 में विभाजन के रूप में दिखलाई दिया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत वो इसके अंदर हम मान सकते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसका जो है एक विशेषता के रूप में वो है सांप्रदायिक निर्वाचन। तो मताधिकार में परिवर्तन, ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इस प्रकार बात करें हम भारत में संवैधानिक विकास की, तो शुरुआत से लेकर के 1773 से लेकर के 1858 का जो अधिनियम है, और 1861, 1892 के अधिनियम, और साथ में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है। और इसमें से भी छोटे छोटे कई सारे प्रश्न, बड़े प्रश्न की माने हम तो 1909 का अधिनियम का बड़ा प्रश्न आ सकता है। बाकी छोटे प्रश्न आपके केवल बीए में ही नहीं, बल्कि कोई भी आप जो है कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उन सब में इसके प्रश्न ज़रूर आते हैं। राजनीति विज्ञान से संबंधित ही नहीं, आप कोई भी RAS IAS लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उनमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। धन्यवाद।